अब चलते हैं डिस्कस करने के लिए मिडिल सेरिब्रल आर्टरी। अब मिडिल सेरिब्रल आर्टरी में सबसे पहले तो आपको इसकी सारी बात आपको पता ही होगी, ठीक है, मैंने पहले भी बताई है कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है आपके लोब्स की। ठीक है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है? डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से है कि जी ये आपका आ गया फ्रंटल लोब, ये आपका आ गया पैराइटल लोब, ये आपका आ गया टेम्पोरल लोब और ये आपका आ गया ऑक्सीपिटल लोब। ठीक है, अब जो मिडिल सेरिब्रल आर्टरी है वो बेसिकली आप ये देखिए रेड में डिनोट हो रही है एंड इट इज सप्लाइंग बेसिकली द लेटरल एरिया ऑफ द ब्रेन। अब क्योंकि वो लेटरल एरिया सप्लाई कर रही है तो आपके सामने इट इज़ बेसिकली सप्लाइंग द मेजर एरियाज ऑफ द फ्रंटल, पैराइटल एंड टेम्पोरल लोब्स। ठीक है, अब फ्रंटल में आपको पता है कि यहाँ पे होता है एक एरियाज जो है ब्रोकाज एरिया। ब्रोकाज एरिया इज द मोटर एरिया ऑफ स्पीच। ठीक है, जब ये डैमेज होगा तो ब्रोकाज एफेजिया होगा या मोटर एफेजिया होगा या बेसिकली वर्डी एफेजिया या बेसिकली ब्रोकन स्पीच वाला एफेजिया होगा। दूसरा आपका जो एरिया है वो जो आपकी स्पीच का होता है दैट इज इन द टेम्पोरल एरिया, जिसको हम कहते हैं वर्निकीज एरिया, जो कि यहाँ करके होता है। ठीक है, वर्निकीज एरिया बेसिकली सेंसरी एरिया है। ठीक है, जिससे आपकी सेंसरी जो है ना रिसेप्शन होती है। ठीक है, और बेसिकली आप समझते हैं स्पीच को। ठीक है, और अगर ये एरिया डैमेज होता है तो आपका वर्निकीज एफेजिया होता है, जिसको हम वर्डी एफेजिया भी कहते हैं। ठीक है, ये डिटेल में एफेजियास के लेक्चर में डिस्कस किया गया है। तो अगर आपकी जो है वो मिडिल सेरिब्रल आर्टरी डैमेज होती है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका ब्रोकाज एरिया जाएगा, ब्रोकन एफेजिया हो सकता है, यहाँ पे आपका वर्निकीज एरिया जाएगा जो वर्डी एफेजिया होगा। साथ ही साथ इनको जो जोड़ने वाला एक चीज़ होती है वर्निकीज को और ब्रोकाज को, दैट इज आर्कोइड फेसिकुलस। ये सारा डिटेल में एफेजियस के लेक्चर में किया हुआ है कवर। ठीक है, तो आर्कोइड फेसिकुलस डैमेज होता है तो उसकी वजह से कंडक्शन एफेजिया कहते हैं उसे, क्योंकि वो इनको आपस में जोड़ रहा होता है। और अगर ये सारे एरियाज डैमेज होते हैं कि ब्रोकास भी जाता है, वर्निकीज भी जाता है, आर्कोइड फेसिकुलस भी जाता है, तो उसको हम कह देते हैं ग्लोबल एफेजिया। ठीक है, ये सारे डिस्कस्ड है आगे लेक्चर में। ठीक है, एक तो इसने आपके फ्रंटल, पैराइटल और टेम्पोरल लोब को सप्लाई किया जो आपकी मिडिल सेरिब्रल आर्टरी है। साथ ही साथ मिडिल सेरिब्रल आर्टरी ने उसकी लेंटिकोस्ट्राइएट वेसल्स ने, ठीक है, ये आगे लिखा भी हुआ है, मैं आपको पढ़ा देता हूँ। लेंटिकुलोस्ट्राइएट वेसल्स ने मेजरली सप्लाई किया इंटरनल कैप्सूल को, यानी कि उसने इंटरनल कैप्सूल के जीनू को और इंटरनल कैप्सूल के पोस्टीरियर लिम्ब को सप्लाई किया। और जब मैं आगे दिखा देता हूँ बल्कि आपको, ये देख लीजिए, कि लेटरल सरफेस के टेम्पोरल लोब में वर्निकीज एरिया, फ्रंटल लोब में ब्रोकाज एरिया को सप्लाई कर रहा है। ठीक है, साथ जीनू और पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल को सप्लाई किया, बेसल गैंग्लिया को सप्लाई किया। यहाँ तक समझ लग गई आपको? अब ये जो बेसल जो आपका इंटरनल कैप्सूल का जीनू और पोस्टीरियर लिम्ब सप्लाई हो रहा है ना, ठीक है, तो वहाँ से आपके गुजर रहे होते हैं दो तरह के फाइबर्स। एक होते हैं आपके कॉर्टिको बल्बर और एक होते हैं आपके कॉर्टिको स्पाइनल। ठीक है, यानी कि कॉर्टेक्स से ब्रेन स्टेम और कॉर्टेक्स से स्पाइन। ठीक है, तो ये सारे आपके हैं मोटर, ठीक है, मोटर सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, तो जब ये डैमेज होंगे तो जो बेसिकली आपकी जो जगह डैमेज होगी, जिस जगह को ये सप्लाई कर रहे हैं फाइबर्स, दैट इज फेस, हेड एंड नेक। इसीलिए कहते हैं कि मिडिल सेरिब्रल आर्टरी जो है वो मुंह के साथ रिलेटेड है। ठीक है, फेस के साथ रिलेटेड है, नेक के साथ रिलेटेड है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अच्छा, अगली बात जो याद रखनी है, ठीक है, कि अगर मिडिल सेरिब्रल आर्टरी डोमिनेंट हेमिस्फीयर में डैमेज हो रही है, यानी कि आपके लेफ्ट हेमिस्फीयर में डैमेज हो रही है मिडिल सेरिब्रल आर्टरी, ठीक है, तो फिर क्या होगा? ठीक है, पैराइटल लोब में आपका एक एरिया होता है जिसको हम कहते हैं एंगुलर गायरस, यहाँ करके होता है कहीं पे एंगुलर गायरस। एंगुलर गायरस जब डैमेज होगा तो उसकी वजह से एक सिंड्रोम होगा दैट इज कॉल्ड
गर्स्टमैन सिंड्रोम, जिसमें एग्राफिया होगा यानी कि बंदा लिख नहीं सकता, एग्नोजिया होगा, ठीक है, यानी कि वो अपनी फिंगर्स नहीं पहचान सकता, एकैल्कुलिया होगा कि वो कोई मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता, और डिसओरिएंटेशन होगी, ठीक है। तो ये गर्स्टमैन सिंड्रोम है ड्यू टू डैमेज ऑफ द मिडल सेरिब्रल आर्टरी या occlusion of the middle cerebral artery that leads to damage of the angular gyrus in the dominant parietal lobe। हाँ, अगर parietal lobe डैमेज होता है इन द नॉन डोमिनेंट हेमिस्फीयर, ठीक है, वो भी मिडल सेरेब्रल आर्टरी की वजह से ऑब्वियसली एक्लूड होने की वजह से हो रहा है, तो फिर आपका हेमी नेग्लेक्ट सिंड्रोम होगा, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, ये आपका आ गया कि occlusion of middle cerebral artery leads to spastic paresis of the contralateral lower face and upper limb, contralateral, ठीक है। एनेस्थीसिया ऑफ द contralateral face and upper limb होता है, एफेजिया एंड एग्राफिया होता है। अगर डोमिनेंट पैराइटल लोब इन्वॉल्व हो तो गर्स्टमैन सिंड्रोम होता है, अगर नॉन डोमिनेंट हो तो फिर हेमी नेग्लेक्ट होता है। हेमी नेग्लेक्ट हम डिटेल में कर चुके हैं, अब गर्स्टमैन सिंड्रोम की तरफ चलते हैं, ठीक है। गर्स्टमैन सिंड्रोम का क्या मतलब है कि लीजन होगी कन्फाइंड टू द एंगुलर गायरस, इसका एरिया आपको याद होना चाहिए, एरिया 39, ठीक है। इसकी वजह से लॉस ऑफ एबिलिटी टू कॉम्प्रीहेंड रिटन लैंग्वेज, इसको कहते हैं एलेक्सिया, लिख भी नहीं सकते, एग्राफिया, ठीक है, एकैल्कुलिया हो सकता है जिसमें अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व करने में मसले मसाइल होंगे, फिंगर एग्नोसिया होगा कि अपनी फिंगर्स नहीं आइडेंटिफाई कर सकते, और राइट एंड लेफ्ट डिसओरिएंटेशन होगी, ठीक है। तो ये था आपका इन डिटेल डैमेज टू द मिडल सेरिब्रल आर्टरी, ठीक है। दोबारा से आपका फ्रंटल पैराइटल टेम्पोरल लोब जाएगा, ठीक है, फ्रंटल पैराइटल टेम्पोरल लोब जाएगा, और फ्रंटल में ब्रोकास, टेम्पोरल में वर्निकीज, ओवरऑल आपका जो है वो आर्कुएट फेसिकुलस, ठीक है। डोमिनेंट हेमिस्फीयर में पैराइटल जा रहा है तो फिर गर्स्टमैन सिंड्रोम, अगर नॉन डोमिनेंट में जा रहा है तो हेमी नेग्लेक्ट सिंड्रोम, साथ जीनू और पोस्टीरियर लिम्ब इंटरनल कैप्सूल का जाएगा, बेसल गैंग्लिया जाएंगे, ठीक है। तो ये है डिटेल। अब तीसरे की तरफ चलते हैं, दैट इज ऑब्वियसली द पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। अब पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी मैंने आपको बताया कि मेन जो है ये ऑक्सीपिटल लिम्ब, ऑक्सीपिटल लोब को सप्लाई कर रहा है जो कि विजन के लिए है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपकी पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी है, इट इज डिनोटेड बाय द ब्लू कलर, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं ऑक्सीपिटल लोब है मेनली इसमें पोस्टीरियर में, हाँ ऑक्सीपिटल लोब तो है ही है, साथ आपका थोड़ा सा टेम्पोरल लोब आता है, ठीक है, लोअर टेम्पोरल लोब आ जाता है, सॉरी, ठीक है, और साथ ही साथ जो है ना स्प्लीनियम, ठीक है, थैलेमस और मिड ब्रेन, ठीक है, ये चीज़ें आ जाती हैं आपकी पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी से। अब पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी जो है, ठीक है, इसमें याद ये रखना है कि इसका बेसिक जो चीज़ है जिसमें इसको सप्लाई करना है दैट इज ऑक्सीपिटल लोब, जो विजन के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। अब मैं आपको वो दिखाता हूँ, ये आपके आ गई वही जो सप्लाई मैंने आपको अभी बताई है, ठीक है, ऑक्सीपिटल लोब, लोअर टेम्पोरल लोब, विजुअल एरिया, स्प्लीनियम, मिड ब्रेन एंड थैलेमस, ठीक है। और जब ये डैमेज होगा तो आपने ये याद रखना है कि इसमें पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी में मैक्यूला की स्पेयरिंग होती है, क्योंकि मैक्यूला जो है इट इज सप्लाइड बाय द मिडल सेरिब्रल आर्टरी, ठीक है। तो जब पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी डैमेज होती है तो होमोनिमस हेमिएनोपिया होता है ऑफ द कॉन्ट्रालेटरल विजुअल फील्ड, ठीक है, विद मैक्यूलर स्पेयरिंग, ठीक है। अगर मैक्यूलर स्पेयर हो रहा है इसका मतलब कि सिर्फ पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी ही डैमेज्ड है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल यू नीड टू नो अबाउट एंटीरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी आर्टरीज को डिस्कस करेंगे इन डिटेल, जिसमें आपके सिंड्रोम्स आ जाते हैं। अब हम चलते हैं पोस्टीरियर सर्कुलेशन की तरफ। देखिए पीसीए तो पहले डिस्कस हो गई, अब बाकी जो चीज़ें हैं ना वो डिस्कस करते हैं, नीचे से शुरू करते हैं। देखिए पहले तो आ जाती है आपकी नीचे स्पाइनल कॉर्ड और मेडुला।
अब मेडुला जो है उसकी जो मीडियल मेडुला है वो सप्लाई हो रही है बाय एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी और स्पाइनल कॉर्ड सप्लाई हो रही है बाय एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, और जो लेटरल मेडुला है वो सप्लाई हो रही है बाय पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी। और अगर लेटरल मेडुला डैमेज हो रही है तो उसे हम कहते थे वॉलनबर्ग सिंड्रोम। ये तो हो गया इसका ओवरव्यू। अब अकेला अकेला डिस्कस करते हैं। अब पहले आता है मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम। मैंने आपको बताया था कि ये सप्लाई हो रहा है बाय द पैरामीडियन ब्रांचेस ऑफ एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी या वर्टिब्रल आर्टरीज। तो अगर ये डैमेज हो रही है, ये वाला एरिया डैमेज हो रहा है, तो आपको याद है ना वो 3, 6, 12, ठीक है, तो 12th क्रेनियल नर्व जो है ना वो डैमेज हो रही है। इसमें बेसिक वो चीज़ है। तो एक तो आपकी हाइपोग्लॉसल नर्व डैमेज हो रही है, उसके अलावा 2 ट्रैक्ट्स हैं जो कि डैमेज होंगे इन द स्पाइनल कॉर्ड अगर नीचे की तरफ आते हैं। एक आ जाता है आपके पास लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट और मीडियल लेमनिस्कस, डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमनिस्कस सिस्टम वाला। अब जो है आपका लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, अगर वो डैमेज होता है तो ऑब्वियसली आपका कॉन्ट्रालेटरल पैरालिसिस हो जाएगा ऑफ अपर एंड लोअर लिम्स, ठीक है। उसके बाद अगर आपका डैमेज हो रहा है साथ ही मीडियल लेमनिस्कल सिस्टम, तो डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमनिस्कल सिस्टम आपको अच्छी तरह याद है कि वो क्या कैरी कर रहा है, प्रोप्रियोसेप्शन। तो कॉन्ट्रालैटरल प्रोप्रियोसेप्शन भी उड़ जाएगी। और तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको कहा था याद रखनी है, वो है हाइपोग्लॉसल नर्व का न्यूक्लियस, क्रेनियल नर्व 12। जब वो उड़ी तो फिर जो टंग है वो डिविएट कर जाएगी टुवर्ड्स द डिजीज्ड साइड। जिस तरफ मसला था, जिस तरफ का मेडुला डैमेज हो रहा है, उस तरफ टंग डिविएट कर जाएगी। तो ये तो हो गया आपका मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम। और साथ ही स्पाइनल कॉर्ड पे जो अफेक्ट होता है एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी डैमेज होने से। अब हम चलते हैं लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम की तरफ, जिसमें आपकी 9th, 10th और 11th क्रेनियल नर्व है। और इसका मैंने आपको नाम बताया था वॉलनबर्ग सिंड्रोम। ये वाला 9th, 10th और 11th क्रेनियल नर्व, और इसका नाम था वॉलनबर्ग सिंड्रोम। और ये तब होगा जब डैमेज होगी आपकी पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी। तो ये आ गया आपका लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम 9, 10, 11। कौन कौन सी बनती है ये आपके पास, ग्लॉसोफेरेंजियल, वेगस एंड एक्सेसरी नर्व। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, अगर आपने निमोनिक याद रखना है तो निमोनिक ये है, डू नॉट पिक अ हॉर्स दैट कैन नॉट ईट। डू नॉट पिक अ से याद रखना है पाइका, पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी। हॉर्स शो करता है कि होर्सनेस हो जाएगी बंदे को, और दैट कैन नॉट ईट, ईट से डिस्फेजिया हो जाएगा। अब वही वाली बात आ जाती है, एक तो आपका जाता है इसमें क्रेनियल नर्व 9, 10, 11। अब डिस्फेजिया, होर्सनेस और डिक्रीज्ड गैग रिफ्लेक्स, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस सिंड्रोम के पार्ट्स। और ये सब हो रहे हैं क्योंकि क्रेनियल नर्व 10 जो है ना, ठीक है, वो डैमेज हो रही है। और अगली चीज जो इसमें इंपॉर्टेंट है, जो याद रखने वाली है, वो ये है क्योंकि एक्सेसरी नर्व डैमेज हो रही है, तो एक्सेसरी नर्व डैमेज होने की वजह से आपका स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड और ट्रेपीजियस काम करना छोड़ देगा, जिसकी वजह से एक तो हेड टर्निंग खत्म हो जाएगी और शोल्डर श्रगिंग खत्म हो जाएगी। और साथ ही साथ क्रेनियल नर्व 9 भी जा रही है, तो 9th ग्लॉसोफेरेंजियल है, वो टेस्ट कैरी कर रही है फ्रॉम द पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग, तो वो स्वॉलोइंग में भी मसला क्रिएट करेगी। साथ ही साथ
वो बेसिकली करवा रही होती है आपकी सेलिवेशन फ्रॉम पैरोटिड ग्लैंड। तो सेलिवेशन भी थोड़ी बहुत अफेक्ट होगी इससे। तो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही तीन है। बाकी जो चीज़ें ये करवा रहा है वो है वॉमिटिंग, वर्टाइगो, निस्टैग्मस। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट ये भी था कि लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट भी जा रहा है, इसलिए डिक्रीज पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशन चली जाएगी फ्रॉम इप्सीलेटरल फेस एंड कॉन्ट्रालेटरल बॉडी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको डिटेल्स पढ़ाई जाएंगी स्पाइनल कॉर्ड के लेक्चर्स में। जो ये वाले ट्रैक्ट्स है ना सारे, ये आपको स्पाइनल कॉर्ड के लेक्चर्स में पढ़ाएंगे। तो ये हो गया आपका लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम। अब हम चलते हैं पॉन्स पे। पॉन्स में मैंने आपको बताया था कि दो हैं। एक तो मीडियल पॉन्स आ जाता है जिसमें क्रेनियल नर्व 6 है, और एक लेटरल पॉन्स आ जाता है। लेटरल पॉन्स सप्लाई हो रहा है बाय एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी, और मीडियल पॉन्स सप्लाई हो रहा है बाय द बेसिलर आर्टरी। एक तो चीज आपको ये याद होनी चाहिए। दूसरा न्यूक्लियाई मैंने आपको याद करवा दिया। अब अगर इनके कोई नाम पूछ ले तो आपको आने चाहिए, पूछे वैसे बहुत रेयरली गए हैं ये। मीडियल पॉन्स सिंड्रोम को हम कह देते हैं फोवेल सिंड्रोम, और जो लेटरल पॉन्स सिंड्रोम है उसको हम कह देते हैं मैरी फॉक्स। पूछा कभी नहीं गया वैसे, लेकिन आपको पता जरूर होना चाहिए, बैक ऑफ द माइंड ये रख लें, क्योंकि सीपीएससी ने अगर फंसाना हुआ तो वो इसी जगह पे फंसाएगा। पहले डिस्कस करते हैं मीडियल पॉन्टाइन सिंड्रोम या फोवेल सिंड्रोम। अब जो मीडियल पॉन्टाइन सिंड्रोम है वो बिल्कुल मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम जैसा होगा, सिर्फ एक फर्क होगा। एक फर्क जो है वो ये है कि इसमें क्रेनियल नर्व 12 इन्वॉल्व थी, इसमें क्रेनियल नर्व 6 इन्वॉल्व है। क्रेनियल नर्व 6 कौन सी है आपके पास? वो है एब्ड्यूसेंस नर्व। अब एब्ड्यूसेंस नर्व की जो इंपॉर्टेंट चीज थी ना वो ये थी कि LR6SO4O3 के लेटरल रेक्टस को 6th क्रेनियल नर्व जो है वो सप्लाई कर रही है। तो जब ये डैमेज होगी तो उसकी वजह से आंख को क्या होगा कि लेटरल रेक्टस वीक हो गया, तो आंख जो है वो एडडक्ट हो जाएगी और एबडक्ट नहीं हो सकेगी। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी इसकी फाइंडिंग्स बिल्कुल मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम जैसी है। अब हम चलते हैं लेटरल पॉन्टाइन सिंड्रोम, जिसमें 5th, 7th और 8th क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व है। इसमें 5th क्रेनियल नर्व जो है वो आपके पास आ जाती है ट्राइजेमिनल, जिसने बेसिकली सप्लाई करना है आपके मेस्टिकेशन को और फेशियल सेंसेशन को। और फिर आ जाती है आपकी 7th क्रेनियल नर्व। 7th क्रेनियल नर्व है आपकी फेशियल नर्व, जिसने टेस्ट कैरी करना है फ्रॉम एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग, साथ लैक्रिमेशन करवानी है, आईलिड को क्लोज करवाना है, और साथ ही साथ जो सप्लाई करना है स्टेपीडियस को। ठीक है। और 8th क्रेनियल नर्व जो है वो आपके पास आ जाती है वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व, जो हेयरिंग और बैलेंस के लिए है। अब इसको डिस्कस करते हैं जो लेटरल पॉन्टाइन सिंड्रोम है। देखें, फेशियल न्यूक्लियस अफेक्ट्स आर स्पेसिफिक टू एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी लीजन्स, क्योंकि वो लेटरल पॉन्स को अफेक्ट कर रहा है। तो क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई जाते हैं, जिसमें आपके वो सारे जाएंगे वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई, फेशियल न्यूक्लियाई, स्पाइनल ट्राइजेमिनल न्यूक्लियाई और कॉक्लियर न्यूक्लियस, और साथ ही साथ वही ट्रैक्ट स्पाइनोथैलेमिक, कॉर्टिकोस्पाइनल, ये जाएंगे। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है कि वॉमिटिंग, वर्टाइगो, निस्टैग्मस वगैरह तो है ही है, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आ जाती है कि पैरालिसिस ऑफ फेस, डिक्रीज्ड लैक्रिमेशन, सैलिवेशन, डिक्रीज्ड taste from anterior 2/3 of the tongue, ipsilateral decreased pain temperature sensation of face, contralateral decreased pain and temperature of the body. कॉमन सेंस, ये देखिए ये दो ट्रैक्ट्स के ऊपर आपके आ जाते हैं फेशियल नर्व से रिलेटेड फंक्शंस, वो सारे उड़ गए। तो ये बहुत इजी है अगर आप इसको इस तरह याद रखेंगे। लेटरल पॉन्टाइन सिंड्रोम भी आपका हो गया। अब हम चलते हैं मिड ब्रेन की तरफ। मिड ब्रेन जो है इसके भी इसी तरह दो सिंड्रोम्स हैं। एक आ गया मीडियल मिड ब्रेन सिंड्रोम, एक आ गया लेटरल। लेटरल मिड ब्रेन जो है वो सप्लाई हो रहा है बाय सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी, दैट इज अ ब्रांच ऑफ बेसिलर आर्टरी। ठीक है।
तो अब मिड ब्रेन के सिंड्रोम्स पे चलते हैं। जब आपका मीडियल मिड ब्रेन डैमेज हुआ तो कौन सी क्रेनियल नर्व उड़ रही है? क्रेनियल नर्व 3। तो इसमें ऑक्यूलोमोटर उड़ेगी, ऑक्यूलोमोटर उड़ेगी तो इसमें आपकी जो आई है वो डाउन एंड आउट हो जाएगी, क्योंकि LR6SO4O3, इसका मतलब कि लेटरल रेक्टस और सुपीरियर ऑब्लिक के अलावा सारे मसल्स जो हैं वो पैरालाइज हो गए। तो सिर्फ और सिर्फ लेटरल रेक्टस और सुपीरियर ऑब्लिक काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से आई जो है वो डाउन एंड आउट दिखेगी। बहुत इजी चीज है ये याद रखनी। बाकी इसके इफेक्ट्स जो हैं वो मीडियल पोंटाइन और मीडियल मेडलरी सिंड्रोम जैसे ही रहेंगे, सिवाय क्रेनियल नर्व 3 वाले। क्रेनियल नर्व 3 इसको डिफरेंशिएट करेगा बाकियों से। अब आ जाते हैं लेटरल मिड ब्रेन पे। लेटरल मिड ब्रेन में कौन सी नर्व है? क्रेनियल नर्व 4। क्रेनियल नर्व 4 है आपके पास ट्रोक्लियर नर्व, इसका भी इसी तरह है LR6SO4O3। सुपीरियर ऑब्लिक जो है वो उड़ गया। अब सुपीरियर ऑब्लिक जब उड़ा तो उसकी वजह से तो आपकी आंख मीडियली और सुपीरियरली दिखेगी, ठीक है। अच्छा, अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लॉक्ड इन सिंड्रोम का, कि जब बेसिलर आर्टरी अगर इधर से ही डैमेज हो जाती है तो बेसिकली उसने ये सारा एरिया सप्लाई करना बंद कर दिया। अब लॉक्ड इन सिंड्रोम में होता क्या है कि बेसिकली आपका मेडुला, पॉन्स और मिड ब्रेन तीनों इन्वॉल्व हैं, ठीक है। लेकिन आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम जो है वो स्पेयर्ड होता है, इसलिए कॉन्शियसनेस प्रिजर्व्ड होती है। साथ इसमें कॉर्टिकोस्पाइनल और कॉर्टिकोबल्बर, क्योंकि आप देखें कि ये सारे के सारे इधर से ही निकल रही है ना, तो जब यही बंद है तो ये सारे वेसल्स भी बंद हैं, ठीक है। तो कॉर्टिकोस्पाइनल और कॉर्टिकोबल्बर ट्रैक्ट्स भी गए, इसलिए क्वाड्रिप्लीजिया हो गया, लॉस ऑफ वॉलंटरी फेशियल माउथ एंड टंग मूवमेंट्स, ठीक है। साथ ही साथ आपके सारे जो है ना कौन कौन से LR6SO4O3, ये तीनों मसल्स आपके तीनों क्रेनियल नर्व्स उड़ गई, जो कि आपके एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स कंट्रोल कर रही थी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपकी हॉरिजॉन्टल आई मूवमेंट्स सारी की सारी उड़ गई। तो ये है लॉक्ड इन सिंड्रोम। आर्टरी, बेसिलर आर्टरी इन्वॉल्व है, एरिया ऑफ लीजन पॉन्स, मेडुला, लोअर मिड ब्रेन, कॉर्टिकोस्पाइनल एंड कॉर्टिकोबल्बर ट्रैक्ट्स, ऑक्यूलर क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई, पैरामीडियन, पोंटाइन, रेटिकुलर फॉर्मेशन। कॉमन सेंस है ये, सारी वही चीजें हैं जो मैंने आपको पहले बताई हैं। सिम्टम्स जो है, कॉन्शियसनेस प्रिजर्व होगी, वर्टिकल आई मूवमेंट्स जो हैं बेसिकली वो ठीक होंगी, हॉरिजॉन्टल आई मूवमेंट्स इफेक्ट होंगी, साथ ब्लिंकिंग वगैरह इफेक्ट होगी, क्वाड्रिप्लीजिया हो जाएगा, लॉस ऑफ वॉलंटरी फेशियल माउथ एंड टंग मूवमेंट्स हो जाएगा। मतलब कि सब कुछ आपका चला गया, सिर्फ कॉन्शियसनेस प्रिजर्व्ड है। तो ये लॉक्ड इन सिंड्रोम है। बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है ये चीजें, इसको समझ ले अच्छे तरीके से। आपकी अब एंटीरियर सर्कुलेशन भी पूरी हो गई, पोस्टीरियर सर्कुलेशन भी पूरी हो गई और सारे सिंड्रोम्स भी पूरे हो गए। इस लेक्चर को कम से कम 2 से 3 दफ़ा देखें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अगर आपको इसे कॉन्सेप्ट्स आते हैं तो आपको कोई इशू नहीं होगा ये वाले MCQs सॉल्व करने में। कॉन्सेप्ट के साथ, रट्टे के साथ तो कोई भी कर लेगा।